चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वहां देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका, वहां पे जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमिनन्स पॉसिबल हैं। सबसे छोटा यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो पॉइंट चार्ज है। और चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, तो चार्ज के बिना कोई भी चीज वहां पॉसिबल नहीं थी। और यहां पर भी दो इक्वल और अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं, दो स्मॉल एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्री थिंग्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइपोल्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि हमारे पास मैग्नेट में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ये पोल्स वही काम करते हैं जो पॉइंट चार्ज वहां करता है। तो यहां पे पॉइंट चार्ज की तरह ही यहां एग्जिस्ट करते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। वहां पे पिछले लेक्चर्स में भी आपने पढ़ा होगा डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहां पे दो इक्वल और अपोजिट पोल्स होते हैं और इन पेयर को, पेयर ऑफ दीज पोल्स, पेयर ऑफ दीज पोल्स इक्वल एंड अपोजिट, इन्हें क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल कह सकते हो या कह सकते हो इसे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हुए, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। कौन कौन से दो पोल्स होते हैं, पोल्स होते हैं भाई नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम इकट्ठा कर लें, दोनों को प्लस कर लें, जो समीशन बनता है, जो सेटअप बनता है, दैट इज नाउन एज व्हाट, दैट इज नाउन एज अ डाइपोल। ये बन गया आपके पास एक डाइपोल। तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या कहोगे आप मैग्नेटिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट poles separated by a small distance, small distance। अब दो चीजें और पूछना चाहूंगा। लास्ट में हमने दो डिस्टेंस पढ़े थे, एक था ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, एक था मैग्नेटिक डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस क्या था, अगर ये आपका एक मैग्नेट है तो ये जो यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था मैग्नेट में पोल्स एंड्स पे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा अंदर जाके होते हैं। अब ये जो अंदर पोल्स के बीच का डिस्टेंस है, ये पोल्स के बीच का डिस्टेंस है, अब दिखाई दे रहा है आपको, पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो टोटल मैग्नेट के डिस्टेंस से कम होता है। मतलब जी से, जी बड़ा है, एम छोटा है, एम है मैग्नेटिक डिस्टेंस। तो यहां पे एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस कौन सा है यहां पे, एम वाला मैग्नेटिक डिस्टेंस है। तो इसे कहते हैं, दैट इज नाउन एज मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहेंगे इसे हम, मैग्नेटिक डाइपोल। सो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल जो है, इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल की जो पावर है, उसे कहेंगे डाइपोल मूवमेंट। क्या है, इट इज
डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट, डायपोल पता चल गया। अब आ गई डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को आप मैथमेटिकली कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। क्या है ये? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, या कह सकते हो पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, पोल स्ट्रेंथ। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था QM1 QM2। ये Q जो है ये है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को, अब दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर है, तो इसका मतलब है किसी एक की भी अगर वैल्यू ले लो तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसे क्या कहेंगे? डायपोल मूवमेंट। बेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं m से, ये वेक्टर क्वांटिटी है, m वेक्टर इज इक्वल टू क्यू चार्ज नहीं है, मैं नीचे m लगा रहा हूं। ये क्या है? ये है पोल की स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग पोल है, इनटू उसके बीच की डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो वेक्टर हो गया। 2 इसलिए लिखा क्योंकि L बहुत छोटा है, L उसका हाफ वैल्यू है, किसकी? जो हमने डिस्टेंस M लिया था, M/2 किसके बराबर है? L के बराबर। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर्स में M जो पढ़ा था डायपोल मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ, दैट वाज इक्वल टू Q इंटू 2A। ये हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले। तो छोड़ो, आप यहां पे आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो गई? पोल की स्ट्रेंथ को दोनों डिस्टेंस के बीच में। कैसे? यहां पे आपके पास एक मैग्नेट है, ये है भाई आपका एक मैग्नेट, ये एक पोल यहां पे है, ये एक पोल यहां पे है। तो क्या कहा आपने? डायपोल क्या होता है? जिसके दो पोल्स हों और दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हो बराबर। मैं दोनों की स्ट्रेंथ को ले रहा हूं QM, और इन दोनों के बीच का गैप बहुत छोटा है, मैंने इसको ले लिया 2L। L बेटा इनके सेंटर पॉइंट से इधर का डिस्टेंस है और इधर का, मींस हाफ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज L। तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों? हमने हाफ वैल्यू क्यों ली? हमने पूरा डिस्टेंस क्यों नहीं लिया दोनों के बीच में? क्योंकि जब हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करेंगे तो हमें ईज रहेगी, इजिली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम 2 लिखते हैं यहाँ पे। सो 2L इंटू QM। ये गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक x, ठीक? उन दो x इतना छोटा है कि हमने इस x के बना दिए दो हिस्से, एक यहां तक, एक यहां तक। ये कितना हो गया बेटा? x/2। ये कितना हो गया? x/2। इस x/2 को मैं लिख रहा हूं L, इसको भी लिख रहा हूं L। तो ये L किसके बराबर है? हाफ ऑफ x। L इज इक्वल टू x/2 और x इज इक्वल टू 2 इंटू L। तो ये देखो, ये यहां पे जो QM है, ये क्या है? QM इंटू x है, x वेक्टर है, स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो x की जगह मैंने लिख दिया 2L। कोई फर्क पड़ा? या तो x लिख लो या 2L लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। अब इसके यूनिट्स क्या हैं? व्हाट आर द यूनिट्स? भाई यूनिट्स जो हैं, यूनिट है इसके एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है इसका? एम्पेयर मीटर स्क्वायर और जॉल पर टेस्ला। ध्यान रहे, T-1 है ये पावर, T की पावर -1 है, ये इस चीज का ध्यान रखना। सो इट इज जॉल अपॉन टेस्ला। तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर लिख लो या जॉल अपॉन टेस्ला लिख लो, दैट विल बी द यूनिट्स ऑफ योर डायपोल मूवमेंट। डन? तो ये था। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके बता देता हूं, उसमें आपको ईज रहेगा समझने में। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है टू मैग्नेटिक पोल्स, दो पोल्स हैं, पोल्स ही लिख रहा हूं क्योंकि यहां तो मैग्नेट की ही बात हो रही है। दो पोल्स, वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अदर। वन, इसका मतलब है ये डायपोल नहीं है, वन ऑफ विच इज इक्वल टू
4 टाइम्स अदर। शॉर्टकट लिख रहा हूं, एक जो है वो दूसरे से 4 बड़ा है। एक्सर्ट्स, ये क्या करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स, कितनी, 5g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एफ। ये यूनिट है, ये भी बताता हूं अभी कैसे निकालते हैं इनको। ये भी सीजीएस यूनिट है, वेट यूनिट कहते हैं इनको, ऑन ईच अदर। ठीक है, इन दोनों के बीच की फोर्स बता दी गई है हमें, दोनों की वैल्यूज भी पता चल गई, दोनों के बीच में फोर्स भी बता गई, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपने पोल स्ट्रेंथ निकालनी है, वो जो ऊपर सबसे ऊपर दी हुई है पोल स्ट्रेंथ। हमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि एक जो है वो दूसरे से 4 गुना बड़ा है, बट क्या वैल्यू क्या है उनकी एग्जैक्ट, वो आपको निकालनी है यहाँ। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं वन ऑफ विच। तो इसका मतलब है, आंसर देखिए, मान लीजिए आपके पास एक जो है पोल वो है क्यू एम, ठीक, तो दूसरा कितना हो गया, दूसरा हो गया 4 टाइम्स क्यू एम, ठीक, मतलब ये वाला अदर वाला क्यू एम है, तो दूसरा वन वाला कितना हो गया, 4 टाइम्स क्यू एम। तो एक मिल गया क्यू एम, दूसरा मिल गया 4 टाइम्स क्यू एम। अब हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स कितनी है, इज इक्वल टू 5g इंटू एफ। बच्चे 5gf को पहले हमें कन्वर्ट, ये g है, ग्राम है, इसे हमें पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ इंटू kgf। बेटा ये kgf यूनिट को अब अगर आपने इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सिंपल तरीका है, g से मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू g कितना होता है 9.8, बस बन गया न्यूटन। समझ आया क्या किया, जीएफ यूनिट दिए गए थे आपको, क्या दिए गए थे, जीएफ वाले यूनिट्स दिए गए थे, आपने जीएफ वाले यूनिट्स को, यहां जीएफ यूनिट्स दिए गए थे, आपने पहले क्या करना है, जीएफ यूनिट को कन्वर्ट करना है केजीएफ में, ठीक, फिर केजीएफ को करना है न्यूटन में। कैसे करेंगे, केजीएफ को अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हो वो बन जाता है न्यूटन, और जीएफ को केजीएफ में कैसे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, डन हो गया। तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू मिल गई, फोर्स मिल गई, चार्ज मिल गया, और हमें एक चीज दी है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेटा 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूं, आ गया। अब देखो फॉर्मूला बनाओ कूलम्स वाला, कूलम क्या कहता है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय, ये वाला कूलम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला नहीं, यहां वाला लास्ट लेक्चर चेक करो फिर से, लिंक नीचे दिया हुआ है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू एम वन क्यू एम टू, मीन्स पहले वाला पोल दूसरे वाला पोल, ये जर्नल वैल्यू लिख रहा हूं, फिर इसमें पुट करेंगे, अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एफ की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, तुम्हें पता है 10⁻⁷ होता है, इंटू क्यू एम वन पहला पोल, उसकी वैल्यू है भाई क्यू एम, दूसरा क्यू एम टू उसकी वैल्यू है 4 इंटू क्यू एम, दोनों हो गए, अपॉन आर का स्क्वायर, आर है 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर आ गया आपके पास। बस सॉल्व करना है और यहां से निकालनी है क्यू एम की वैल्यू, ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए बच्चे, आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे क्यू एम इंटू क्यू एम स्क्वायर बन जाएगा, सॉल्व करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 है, यहाँ 0.1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, 5 इंटू 10⁻³ 9.8 अपनी अपनी जगह रहने दो, इंटू ये वाला ऊपर ले जाओ, बेटा 0.1 को हम 10-1 लिख सकते हैं, तो 10-1 का स्क्वायर 10-2 हो जाएगा, आसान हो जाएगा निकालना, ये हो गया, ये ऊपर चला गया, अब ये ऊपर वाली टर्म्स ये नीचे आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁷
इज इक्वल टू क्यू एम, एक क्यू एम दूसरा क्यू एम, ये बन गया क्यू एम का स्क्वायर। चलो जी ठीक है, डन हो गया। अब देखो ध्यान से, 10 पावर माइनस 7 है, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस 7, तो 5 10 की पावर और -3 -2 10 की पावर -5 इंटू 9.8 -7 है, ऊपर जाके हो जाएगी +7 अपॉन हो गया 4 इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर। डन। अब देखते जाओ अगला, ये क्या बन जाएगा, -5 है और यहाँ पावर 7 है, 7 -5 2 10 की पावर 2 5 इंटू 9 पॉइंट, बेटा स्टेप बाय स्टेप करना है, कंफ्यूज नहीं होगे आपको, मैं बड़ी बार बोलता हूँ, अपॉन 4 इज इक्वल टू क्यू एम का। सो हो गया आपके पास, इसे सॉल्व करो, ठीक है, आपको अच्छे से सॉल्व करो इसे, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। आप इसे सॉल्व करते हो, 9.8 है डिवाइडेड बाय 4 है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा, ये ठीक है, ये क्या है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9.8, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये देखो अपॉन 4 है इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर है। क्यों मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, मैं तो ऊपर ही कर सकता था, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो इस साइड भी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो रूट कैसे निकालोगे, 4 1 जा 4, डन। ये हो गया आपके पास। अब 9.8 इंटू 5 वो बन जाएगा 49, तो 25 इंटू 49 इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर। बेटा क्यू एम का स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्यू एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 49, तो 25 का रूट 5, 49 का रूट 7, 7 इंटू 5 35, यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर इंटू मीटर, तो क्यू एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। तो बच्चे पोल स्ट्रेंथ ये किसकी है, पहले वाले पोल की, पहले वाले पोल की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, चलो जी अब एक, सो फर्स्ट पोल स्ट्रेंथ, फर्स्ट पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर है, 35 एम्पेयर मीटर, और दूसरे वाले की तो 4 टाइम्स थी, 4 इंटू 35 कितना हो गया, 140, ये आ गया भाई आपका, ये समझ आ गया, सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो आपने सिंपली इसकी वैल्यू डाली। अब ये था कूलम्स लॉ के बेस पे, अब दूसरा मैं डायपोल मूवमेंट के बेस पे बताता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ ऑफ डायपोल होती नहीं है, हमें पता है 12 होती है, लेकिन इन्होंने दी हुई है 12 किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर, हैज पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब क्यू एम किसके बराबर है, 20 एम्पेयर मीटर, यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, किसके बराबर, हमें पता है एम होती है, ये हमने निकालनी है, ठीक, ये आ गया आपके पास, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये होती है क्यू एम इंटू 2L, तो बहुत ही आसान है बच्चे, क्यू एम की वैल्यू हमें दी हुई है 20 और सारा कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है ना, ये देखिए, और इंटू 2L, 2L कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 0, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, एम कितना हो गया, 2 एम्पेयर मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन था, किसके बेस पे, आपका टोटल डायपोल मूवमेंट कितना है, तो यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट आपके पास जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है और आप लोगों को इसका काफी अच्छा कंसेप्ट भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है आप सबको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा मैंने आपको बताया था कि माइकल फैराडे जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट। ये किसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसे डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि जो कर्व क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कर्व। लाइन है, कर लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी कर्व है टेंजेंट टू विच, जिसके ऊपर अगर टेंजेंट खींचो तो वो हमें डायरेक्शन दे देता है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइन है या कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। सबसे आसान इसकी डेफिनेशन तो क्या है? डेफिनेशन इट इज the curve tangent drawn on which tangent drawn on which would give us, क्या देगा हमें? would give us the direction of magnetic field। ठीक है, चल अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये क्या हो गया, जैसे ये आपकी एक कर्व है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इसके ऊपर अगर मैं टैंजेंट खींचूंगा तो ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर ये कर्व मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकती है तब इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं इसी की। सो प्रॉपर्टीज क्या है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चा दे आर द क्लोज्ड कर्व्स। ये क्या हैं? क्लोज्ड कर्व्स हैं। दीज आर द क्लोज्ड कर्व्स। और क्लोज्ड कर्व्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरू होती हैं? ये विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहां से शुरू होती है? नॉर्थ पोल से एंड एंड्स एट साउथ पोल। ध्यान रहे मैं समझाऊंगा डायग्राम बना के। एंड देन रिटर्न, ध्यान से ये बात कर रहे हैं हम एयर की। एयर मतलब बाहर, मैग्नेट के बाहर, मतलब मैग्नेट के बाहर कहां से शुरू हुई? नॉर्थ पोल से। एंड देन यहां देखो नॉर्थ से शुरू हुई और कहां चली गई? साउथ में। एंड देन रिटर्न टू नॉर्थ पोल थ्रू मैग्नेट, थ्रू मैग्नेट। कैसे? देखो ये है आपका मैग्नेट, ये मैग्नेट है,
ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो क्या प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ पोल से निकलेगी फील्ड लाइन, हवा में से होते हुई जाएगी कहां, साउथ पोल में। हवा से देखो, हवा हवा में जा रही है, हवा हवाई हो रही है, और साउथ से जा रही है नॉर्थ पोल की तरफ। कहां से, इन साइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर से जा रही है वो साउथ से। तो ध्यान रहे, मैग्नेटिक लाइन, फील्ड लाइंस कहां से मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ, कहां, आउटसाइड, कहां, आउटसाइड, और साउथ से नॉर्थ जाती है कहां, इनसाइड मैग्नेट। तो क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल होगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू वुड से दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ if drawn outside the magnet, and it is from north south to north if drawn inside the magnet। ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। नो टू फील्ड लाइंस, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। क्रॉस का मतलब इंटरसेक्ट, क्रॉस का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट, दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बात समझ आ गई, क्यों नहीं करती अभी आगे बताता हूं। ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम एन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, ध्यान रहे कहां करती है, स्टार्ट फ्रॉम एन एंड ऑन द सरफेस, सरफेस से ही शुरू होती है, सरफेस ऑफ मैग्नेट। ध्यान रहे, मैग्नेट के ऊपर से, यहां से ये बाहर निकल रही हैं तो यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं नॉर्मली। ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि दूसरे वाला रीजन क्या है। मेन यही प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। नो टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन आता है हमें बड़ी बार 2 या 3 नंबर का, वाई टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ध्यान रहे, मैंने क्या पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर अगर हम टैंजेंट खींचें तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। मैंने ड्रॉ कर ली 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मान लिया कि वो 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, डन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो भाई, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लाइन नंबर 2 पे टैंजेंट खींचो, ये चला गया, ये B1 हो गया, B2 हो गया सॉरी, और यहां पे अब 1 वाली पे खींचो तो ये बना दिया B1। 2 लाइंस है, दोनों के ऊपर टैंजेंट खींचे, पॉइंट एक ही है। अब यहां पे आपको क्या चीज दिख रही है कि इस पॉइंट के ऊपर, सेम पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हैं, 2 डायरेक्शंस। ये पॉसिबल नहीं है। नाइदर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव मोर देन 1 डायरेक्शन एट अ सेम पॉइंट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ आई? तो ये पॉसिबल नहीं है कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये समझ आया कि फिर से समझाऊं? 2 लाइंस ले लो, कोई 2 फील्ड लाइंस ले लो, ये 2 लाइंस ले ली, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 टैंजेंट ड्रॉ करो, दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। दोनों की डायरेक्शन अलग मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस। फील्ड एक ही है क्योंकि एक जगह पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो पॉसिबल है, लेकिन उसकी 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकती। अगर एक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो भाई ये समझ आ गई आपको प्रॉपर्टीज, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो आपने इनको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, जिस तरह डायपोल की 2 केसेस पढ़े थे, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, इसी तरह आपके पास 2 अगले केसेस आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, यहां तो कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चे, गुड बाय।